दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि टैली और अकाउंटिंग में अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे की जाती है, कौन कौन से डिस्काउंट को लाभ या हानि की गणना में शामिल किया जाता है और कौन कौन से डिस्काउंट को लाभ या हानि की गणना से अलग रखा जाता है। इसके साथ ही इनवॉइस में डिस्काउंट को कैसे दिखाया जाता है और टैली में अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट की कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं, वह भी हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। मैं गारंटी करता हूं कि इस क्लास को पूरा देख लेने के बाद डिस्काउंट की कैलकुलेशन और उसकी एंट्री के संबंध में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। दोस्तों, मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि डिस्काउंट या बट्टा होता क्या है। दोस्तों, गुड्स या सर्विसेज की सेल के समय सेलर या विक्रेता द्वारा कुल अमाउंट में दी गई छूट ही बट्टा या डिस्काउंट कहलाती है। टैली या अकाउंटिंग में डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है उसे समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है कि जिस राशि का डिस्काउंट निकालना है उसे गुणा कर दीजिए डिस्काउंट की रेट से और भाग दे दीजिए 100 से। मान लीजिए कि हमने ग्राहक को माल बेचा है 85,000 रुपए का और इस पर डिस्काउंट देना है 15%। तो 85,000 रुपए को गुणा करेंगे 15 से और भाग दे देंगे 100 से। इस प्रकार कैलकुलेशन करने पर डिस्काउंट आएगा 12,750 रुपए। इस 12,750 रुपए को बेचे जा रहे माल की राशि 85,000 रुपए में से घटाने पर आएंगे 72,250 रुपए, जो कि डिस्काउंट के बाद की राशि है और यही राशि हमें ग्राहक से लेना है। दोस्तों, यह तो हमने समझ लिया कि डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब हम अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट्स और उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज को भी समझ लेते हैं। तो डिस्काउंट बट्टा या बटाव को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है व्यापारिक बट्टा या ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है नगद बट्टा या कैश डिस्काउंट। पहले हम समझ लेते हैं व्यापारिक बट्टा या ट्रेड डिस्काउंट को। ऐसा कोई भी डिस्काउंट जिसे व्यापार को बढ़ाने या ज्यादा माल बेचने के उद्देश्य से दिया जाता है व्यापारिक बट्टा या ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। जैसे कि एक तय की गई क्वांटिटी या अमाउंट से ज्यादा की राशि का माल खरीदने पर दिया गया डिस्काउंट, जैसे किसी आइटम के 100 पीस की खरीदी पर 5% का डिस्काउंट, या 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की खरीदी पर दिया जा रहा 2% का डिस्काउंट, या दुकान के बाहर सेल का बोर्ड लगाकर हर खरीदार को दिया जा रहा डिस्काउंट। इस प्रकार की दशाओं में डिस्काउंट की एंट्री अलग से नहीं की जाती है, बल्कि क्रय या विक्रय की राशि को डायरेक्ट ही घटाकर लिख दिया जाता है। और सेल्स अकाउंट तथा ट्रेडिंग अकाउंट में डिस्काउंट को घटाने के बाद की परचेज या सेल ली जाती है, न कि पूरी राशि। यहाँ यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट माल की नगद बिक्री और उधार बिक्री दोनों ही दशाओं में दिया जाता है। अब टैली में इसके लिए कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें समझने से पहले ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्रीज देख लेते हैं। यदि माल का विक्रय नगद किया जा रहा है तो कैश के लेजर को डेबिट किया जाएगा, और यदि माल का विक्रय उधार में किया जा रहा है तो पार्टी के लेजर को डेबिट किया जाएगा। सेल्स के लेजर को क्रेडिट करना होगा। यहाँ पर 10,000 रुपए का माल बेचा गया है जिस पर 5% डिस्काउंट काटकर सिर्फ 9,500 रुपए की ही एंट्री की गई है, न कि पूरी राशि की। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि डिस्काउंट को नगद और उधार दोनों ही दशाओं में सेल्स में से घटाया गया है। अब हम समझ लेते हैं कि टैली में इसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। डिस्काउंट के लिए इनवॉइस मोड में दिए गए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शंस देखने से पहले वाउचर मोड में एंट्री करना समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। जैसा कि अभी हमने देखा, यदि हम सेल्स की एंट्री वाउचर मोड में कर रहे हैं तो नगद विक्रय की दशा में कैश के लेजर को डेबिट करना है और सेल्स के लेजर को क्रेडिट करना है। एक बार फिर से याद दिला दूं कि ट्रेड डिस्काउंट की दशा में डिस्काउंट का लेजर नहीं लेना है। टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट की राशि घटाने के बाद बची हुई राशि ही एंटर करना है, जो कि इस केस में 9,500 रुपए है। अगर सेल्स की एंट्री उधार में कर रहे हैं तो कैश के बजाय पार्टी के लेजर को डेबिट किया जाएगा। अब थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे तो दोस्तों, यह बात मैं अपने पिछले कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और याद दिला देता हूँ कि सेल्स या परचेज की एंट्री करने के लिए वाउचर मोड के बजाय इनवॉइस मोड ही बेस्ट है, क्योंकि इनवॉइस मोड में एंट्रीज करने पर आपको टैली द्वारा दिए गए डिस्काउंट कैलकुलेशन और टैक्स कैलकुलेशन जैसे ऑप्शंस तो मिलते ही हैं, इसके साथ ही कई और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री के लिए इनवॉइस मोड में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, और इसके लिए एक उदाहरण भी देख लेते हैं।
1 अप्रैल 2022 को रामचंद्र एंड सन्स को उधार माल बेचा 10,000 रुपए का और व्यापारिक बट्टा दिया 5%। अगर पहले से ही इनवॉइस मोड ऑन नहीं है तो वाउचर को इनवॉइस मोड में लाने के लिए कंट्रोल के साथ H प्रेस करें और यहां से आइटम इनवॉइस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जो स्टूडेंट्स टेली प्राइम के बजाय टेली ERP 9 में काम कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि वाउचर मोड से इनवॉइस मोड या इनवॉइस मोड से वाउचर मोड में लाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ V। चूंकि दिए गए उदाहरण में माल का विक्रय उधार में किया जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पर रामचंद्र एंड सन्स का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि माल का विक्रय नगद में किया जा रहा हो तो यहाँ पर पार्टी के लेजर के बजाय केस का लेजर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद चाहें तो डिस्पैच डिटेल्स एंटर कर दें, नहीं तो कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इससे बाहर आ जाएं। ऐसे ही चाहें तो पार्टी डिटेल्स एंटर कर दें, नहीं तो यहाँ पर भी कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इससे भी बाहर आ जाएं। अब यहाँ पर सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना है। आइटम के नाम एंटर करने से पहले डिस्काउंट के ऑप्शन सेट करना बता देता हूँ। इसके लिए F11 की प्रेस करके कंपनी फीचर्स को ओपन कर लें और यहाँ पर यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस को यस पर सेट कर दें। याद रहे डिस्काउंट की यह सेटिंग सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट के लिए है, न कि कैश डिस्काउंट के लिए। कैश डिस्काउंट के ऑप्शंस भी इसी क्लास में आगे बताने वाला हूं। टेली ERP 9 में यह ऑप्शन F11 की प्रेस करने पर इन्वेंट्री फीचर्स में इनवॉइसिंग हेड में मिल जाएगा। इस ऑप्शन को यस पर सेट करने के बाद कंट्रोल के साथ A प्रेस करके सेटिंग को सेव कर लें। आप देख सकते हैं कि अमाउंट के पहले डिस्काउंट का कॉलम भी आ गया है और यह कॉलम ट्रेड डिस्काउंट का है, न कि कैश डिस्काउंट का। अब बेचे जा रहे स्टॉक आइटम का नाम सेलेक्ट कर लें। मैं यहां पर क्वांटिटी में 200 नंबर्स एंटर कर देता हूं और रेट में एंटर कर देता हूं 50 रुपए। इस प्रकार इसकी वैल्यू बन गई है 10,000 रुपए। अब मैं डिस्काउंट वाले कॉलम में 5% एंटर कर देता हूं। डिस्काउंट की रेट एंटर करते ही डिस्काउंट का अमाउंट 500 रुपए घटकर नेट अमाउंट 9,500 रुपए ही बचा है। आप चाहें तो एक से ज्यादा स्टॉक आइटम होने पर अलग अलग स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग डिस्काउंट की रेट भी ले सकते हैं। कंट्रोल के साथ A प्रेस करके मैं इस वाउचर को सेव कर लेता हूं। आगे के ऑप्शन समझाने से पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूं। यहाँ पर सेल्स में से डिस्काउंट की राशि घटाने के बाद के सिर्फ 9,500 रुपए ही दिखाई दे रहे हैं और डिस्काउंट का लेजर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में ना तो डिस्काउंट की एंट्री की जाती है और ना ही उसका इफेक्ट ट्रेडिंग या P&L अकाउंट पर ही पड़ता है। कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आगे के ऑप्शंस बताने से पहले मैं अभी की गई एंट्री को डिलीट कर देता हूं। और अब F11 की प्रेस करके फिर से सेटिंग में ट्रेड डिस्काउंट के लिए ऑन किए गए ऑप्शन को बंद कर देते हैं। अगर आप एक साथ एक ही एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों को एंटर करना चाहते हैं तो इसे ऑन रख सकते हैं। अब समझ लेते हैं नगद बट्टे या कैश डिस्काउंट को। तो दोस्तों, कैश डिस्काउंट वह बट्टा या छूट है जो ग्राहक को नगद भुगतान प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, ताकि ग्राहक बेचे जा रहे माल के मूल्य का भुगतान या तो उसी समय कर दे या फिर विक्रेता द्वारा दिए गए समय में कर दे। इसी कारण से इसे अर्ली पेमेंट डिस्काउंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट भी कहा जाता है। कई बार स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि सिर्फ नगद बिक्री पर ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ग्राहक ने उधार माल खरीदा है तो भी उसे कैश डिस्काउंट या नगद बट्टा दिया जा सकता है, बशर्ते कि दुकानदार या विक्रेता द्वारा दी गई अवधि, जैसे कि 3 दिन या 5 दिन या इसी प्रकार की दी गई किसी अवधि के अंदर ग्राहक माल की राशि का भुगतान कर दे। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि अगर माल के मूल्य का भुगतान ग्राहक द्वारा उसी समय किया जा रहा है तो डिस्काउंट की एंट्री भी उसी समय कर दी जाएगी। लेकिन अगर माल के मूल्य का भुगतान बाद में किया जाना है तो डिस्काउंट की एंट्री उस समय की जाएगी जब भुगतान किया जा रहा है, न कि उस समय जब माल को बेचा जा रहा है, क्योंकि उधार माल बेचते समय हमें यह पता ही नहीं होता कि ग्राहक द्वारा माल की राशि का भुगतान समय पर किया जाएगा या नहीं। कैश डिस्काउंट पर उधार माल बेचते समय सामान्यतः इनवॉइस में कैश डिस्काउंट को इस प्रकार से दिखाया जाता है 3/15 N/45। यहाँ पर 3 दिए जा रहे डिस्काउंट का परसेंट है, जबकि 15 उन दिनों की संख्या है जिसमें ग्राहक को राशि चुकानी होगी ताकि उसे डिस्काउंट मिल सके।
3 के स्थान पर आपको डिस्काउंट की वह रेट एंटर करना है जो माल के विक्रय के समय तय हुई हो, तथा 15 के स्थान पर आपको उतने दिन एंटर करना है जिसमें ग्राहक को भुगतान करना ही है, अन्यथा उसे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। N45 मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड के दिन हैं और इतने दिनों में ग्राहक को माल की राशि का भुगतान करना ही है। अगर निर्धारित की गई अवधि के बाद ग्राहक द्वारा माल के मूल्य का भुगतान किया जाता है तो फिर कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, ना ही उसकी एंट्री की जाएगी। अगर ड्यू डेट में भी भुगतान नहीं किया जाता है तो खाता ओवर ड्यू हो जाएगा और क्रेता विक्रेता के बीच जो भी तय हुआ है, विक्रेता उस दर से माल की राशि के अलावा ब्याज भी वसूल सकता है। तो दोस्तों, अब हम दोनों ही दशाओं में की जाने वाली एंट्रीज को समझ लेते हैं। पहली दशा वह है जिसमें माल का नगद विक्रय किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2022 को नगद माल बेचा 10,000 रुपए का, नगद बट्टा दिया 5%। यहाँ पर 10,000 रुपए का माल बेचा गया है और सेल्स की राशि भी पूरी 10,000 रुपए ही एंटर की जाएगी। 9,500 रुपए से कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और 500 रुपए से डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। एक बार फिर से याद दिला दूं कि कैश डिस्काउंट की दशा में विक्रय की राशि पूरी ली जाती है, उसे घटाया नहीं जाता। यदि माल का विक्रय उधार में किया जा रहा है तो पार्टी के लेजर को पूरी राशि से डेबिट किया जाता है और सेल्स के लेजर को भी पूरी राशि से ही क्रेडिट किया जाता है। यदि विक्रेता द्वारा दिए गए समय में ग्राहक राशि का भुगतान कर देता है तो उसे डिस्काउंट दे दिया जाता है। ऐसी दशा में कैश के लेजर के साथ ही डिस्काउंट के लेजर को भी डेबिट किया जाता है और पार्टी के लेजर को क्रेडिट किया जाता है। लेकिन अगर ग्राहक राशि का भुगतान दी गई समय सीमा के बाद करता है तो फिर उसे डिस्काउंट नहीं दिया जाता, इसलिए कैश के लेजर को पूरी राशि से डेबिट किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि कैश डिस्काउंट के लिए टैली में कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले हम देख लेते हैं कि अगर कैश डिस्काउंट टोटल अमाउंट पर न दिया जाकर आइटम वाइज दिया जा रहा है तो टैली में इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। इसके बाद बताऊंगा कि अगर कैश डिस्काउंट इनवॉइस के टोटल अमाउंट पर दिया जा रहा है तो टैली में उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। डिस्काउंट के लिए टैली द्वारा दिए गए ऑप्शंस को यूज करने के लिए हम वाउचर मोड को इनवॉइस मोड में ही रख रहे हैं और इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण भी देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 को नगद माल बेचा। आइटम नंबर 1 के 100 नग बेचे हैं 60 रुपए के भाव से, जिन पर कैश डिस्काउंट दिया है 2.20% और आइटम 2 के 100 नग बेचे हैं 40 रुपए के भाव से, जिन पर कैश डिस्काउंट दिया है 9.20%। यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि दोनों ही आइटम पर डिस्काउंट की रेट अलग अलग है, तो अलग अलग आइटम पर अलग अलग कैश डिस्काउंट की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए सेटिंग को चेंज करना होगा और इसके लिए हम प्रेस कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की शॉर्टकट की F12 को। यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस को यस पर रखना होगा। अब हमें प्रोवाइड कैश पब्लिक ट्रेड डिस्काउंट को यस पर सेट कर देना है। और इसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेटिंग्स को सेव कर लेना है। मैं यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में कैश का लेजर ले लेता हूँ और अब सेल्स का लेजर भी ले लेता हूँ। अब दोनों स्टॉक आइटम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण में दिया आइटम 1 ले लिया है। आप जो भी वास्तविक नाम हो वे ले लें, जैसे कि गेहूं, घी, टीवी। चूंकि मैंने सेटिंग में डिस्काउंट को यस पर सेट कर दिया है, इसलिए स्टॉक आइटम के नाम के नीचे डिस्काउंट का फील्ड भी दिखाई देने लगा है। अब मैं क्वांटिटी और रेट की डिटेल्स भी एंटर कर देता हूं। इसके बाद डिस्काउंट वाले फील्ड में डिस्काउंट की रेट एंटर कर देते हैं। टैली ने डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद ऐसे ही दूसरे स्टॉक आइटम की डिटेल्स भी एंटर कर देते हैं। इसके अलावा कोई और स्टॉक आइटम भी बेचे जा रहे हों तो उनकी जानकारी भी एंटर कर दें, नहीं तो एक बार और एंटर की प्रेस करके नीचे आ जाएं। अब हमें यहाँ पर डिस्काउंट का लेजर सेलेक्ट करना है, जो कि मैंने पहले से ही बनाकर रखा है। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखना है और टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट रखना है। डिस्काउंट का लेजर लेते ही दोनों डिस्काउंट्स की जोड़ लगकर डिस्काउंट वाले फील्ड में आ गई है और टोटल अमाउंट घटकर 9,500 रुपए ही बचा है। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं।
कैश डिस्काउंट की दशा में ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स की राशि पूरी आई है और डिस्काउंट का लेजर भी P&L अकाउंट में प्रभाव डाल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि अगर कैश डिस्काउंट इनवॉइस के अलग अलग आइटम पर न होकर टोटल अमाउंट पर दिया जा रहा है तो इसके लिए क्या ऑप्शंस होंगे, और इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण भी देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 को नगद माल बेचा 10,000 रुपए का। आइटम नंबर 1 के 100 नग बेचे हैं 60 रुपए के भाव से और आइटम नंबर 2 के 100 नग बेचे हैं 40 रुपए के भाव से। बिक्री के कुल अमाउंट पर कैश डिस्काउंट दिया है 10%। वैसे तो इसके लिए अगर हम चाहें तो अभी बताया हुआ तरीका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हर स्टॉक आइटम के बाद वही एक जैसी डिस्काउंट की रेट बार बार एंटर करना होगी, जिसमें कि काफी समय लग जाएगा। तो सभी स्टॉक आइटम पर एक जैसे कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन के लिए सेटिंग को फिर से चेंज करना होगा। F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। इस बार हम प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट को नो पर सेट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर पार्टी नेम में कैश का लेजर ले लिया है और सेल्स का लेजर भी ले लिया है। अब स्टॉक आइटम ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस बार स्टॉक आइटम के नाम के नीचे डिस्काउंट का फील्ड दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने सेटिंग में डिस्काउंट को नो पर रखा है। अब मैं बाकी की डिटेल्स एंटर कर देता हूं। अब यहां पर डिस्काउंट का लेजर सेलेक्ट करना है, जिसे कि मैंने डिस्काउंट ऑन टोटल सेल्स के नाम से बना रखा है। लेकिन टोटल सेल्स पर डिस्काउंट के लिए इसे बनाते समय कुछ चेंज रखना होगा। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखना है और इस GST एप्लीकेबल को भी नॉट एप्लीकेबल पर ही रखना है। तो डिस्काउंट के लेजर को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्काउंट की रेट एंटर कर देना है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान यह रखना होगा कि इस रेट को माइनस के साइन के साथ एंटर करना है, नहीं तो डिस्काउंट की अमाउंट घटाने के बजाय जुड़ जाएगी। तो मैं इस उदाहरण में दी जा रही डिस्काउंट की रेट जो कि 10% है, माइनस के साइन के साथ एंटर कर देता हूं। और आप देख सकते हैं कि इनवॉइस के कुल अमाउंट 10,000 रुपए पर 10% कैलकुलेट होकर 1,000 रुपए डिस्काउंट के आ गए हैं, जो कि कुल अमाउंट में से घटाने के बाद नेट अमाउंट 9,000 रुपए बचा है। कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। इसके बाद अब समझ लेते हैं कि नगद बट्टे या कैश डिस्काउंट पर बेचे गए उधार माल की एंट्री टैली में कैसे की जाएगी। इसके लिए भी एक उदाहरण देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 को रामचंद्र एंड सन्स को उधार माल बेचा। 10 दिन में भुगतान करने पर नगद बट्टा दिया जाएगा 5%। चूंकि माल उधार बेचा जा रहा है, इसलिए पहले तो कैश के बजाय पार्टी के लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि इसी क्लास में मैंने समझाया है, आप चाहें तो डिस्काउंट के संबंध में या भुगतान के संबंध में तय की गई शर्तों को मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट में एंटर कर दें, नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद मैंने सेल्स का लेजर भी सेलेक्ट कर लिया है और अब स्टॉक आइटम एंटर कर देता हूं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि नगद बट्टे या कैश डिस्काउंट पर माल को उधार बेचने की एंट्री करते समय पार्टी को पूरी राशि से ही डेबिट कर दिया जाना है, ना कि डिस्काउंट को घटाने के बाद बची राशि से। तो इस कारण से अभी यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री नहीं करना है। डिस्काउंट की एंट्री उस समय की जाएगी जब ग्राहक द्वारा सेल्स की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसलिए बिना डिस्काउंट के लेजर को सेलेक्ट किए ही वाउचर को सेव कर लेना है। अब हम देख लेते हैं कि जब ग्राहक द्वारा माल की राशि का भुगतान किया जाता है तब टैली में क्या एंट्री की जाएगी। इसके लिए वाउचर टाइप को F6 की प्रेस करके रिसीट वाउचर टाइप में चेंज कर लेना है। अगर वाउचर मोड को आप सिंगल एंट्री मोड में करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ H प्रेस करके इसे सिंगल एंट्री मोड में कर लें, नहीं तो इसे डबल एंट्री मोड में ही रहने दें। यहाँ पर रामचंद्र एंड सन्स के लेजर को पूरी राशि जो कि 10,000 रुपए है उससे क्रेडिट कर लिया जाना है। इसके बाद कैश के लेजर को 9,500 रुपए से और डिस्काउंट के लेजर को 500 रुपए से डेबिट करना होगा। इस प्रकार से उधार बेचे गए माल पर कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाएगी। अगर ग्राहक द्वारा समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है तब पूरी राशि ही ग्राहक से नगद ली जाएगी, उसे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा और ना ही डिस्काउंट की एंट्री की जाएगी। वैसे आप चाहें तो डिस्काउंट की एंट्री करने के लिए क्रेडिट नोट बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं, जिसे अलग से सेपरेट क्लास में बताया गया है।
इसके बाद हमें समझना है जीएसटी पर माल को बेचते समय डिस्काउंट के लिए क्या नियम है और जीएसटी की दशा में डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाएगी। तो ये सारी जानकारियां और इससे संबंधित टेली में दिए गए सभी ऑप्शंस इसी क्लास के सेकंड पार्ट में समझाए गए हैं। उम्मीद है क्लास का यह पार्ट आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के संबंध में आपके जो भी डाउट या सुझाव हैं उन्हें कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।